Hello everyone. So let's start our today's Hindu editorial analysis. Today we are going to discuss three topics: AUKUS, fuel prices and horticulture. So AUKUS न्यूज में क्यों है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि AUKUS है क्या. सो AUKUS जो है ना वो एक्चुअली अलायंस बनी थी तीन कंट्रीज के बीच में. सो नाम से ही बड़ा इजिली आप इसको रिमेंबर रख सकते हो. ओकस ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के बीच की अलायंस है. ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के बीच की अलायंस बनी थी. बेसिकली क्यों बनी थी? ज्यादातर इनका मेन पर्पस था सिक्योरिटी के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में. ठीक है. और देखा जाता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इन्होंने ये अलायंस बनाई थी. पर डायरेक्टली इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हमने चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई है. इनका मेन जो मोटो है वो यही है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस अलायंस को बना रहे हैं. और इस अलायंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूएस से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है वो एक्वायर करेगा. यूएस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो प्रोवाइड करेगा. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्रांस से डीजल सबमरीन्स जो है वो लेने वाला था. पर जब यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को ये कहा कि हम आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स प्रोवाइड करेंगे, तो उन्होंने अपनी फ्रांस के साथ जो डील थी वो कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से फ्रांस जो है वो यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों से ही काफी नाराज हो गया था. ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ, जब COP26 हुई अभी ग्लासगो में, ये काफी हमने डिस्कस भी किया है. COP26 जो ग्लासगो में हुई, इसमें यूएस ने फ्रांस को पैसिफाई कर लिया है कि हमारी गलती थी, हमने गलत वे में ये डील की है, ये हमारी गलती थी. तो फ्रांस जो है काफी हद तक मान भी गया कि ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके. अब ऑस्ट्रेलिया से वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहेगा, वो मान जाएगा. ओके. अब इनका मेन फोकस क्या है? अगेन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड साइंस, सप्लाई चेन्स, इंडस्ट्रियल बेसिस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा इनका मेन फोकस है कि हम सब मिलकर, हम तीनों कंट्रीज जो मिलकर हैं, इन चीजों में डील करेंगे और इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे. एंड साथ ही साथ वी विल प्रोटेक्ट शेयर्ड वैल्यूज एंड प्रमोट सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन. और साथ ही साथ क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में ऑलरेडी एक ग्रुप था क्वाड, जो जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान थे. ठीक है. अब ये ग्रुप अकेले जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए एक सप्लीमेंट्री ग्रुप की जरूरत है. और ओकस जो है वो बेटर सप्लीमेंट ग्रुप जो है वो साबित हो सकता है. ठीक है. और साथ ही साथ अगेन आई टोल्ड यू दैट चाइना को कर्टल करने के लिए इन्होंने ये ग्रुप जो है वो बनाया है, क्योंकि चाइना की जो नेवल फोर्सेस में बढ़ती हुई हमें जो दिख रहा है कि काफी ज्यादा वो इम्प्रूवमेंट शो कर रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है, चाहे वो कन्वेंशनल सबमरीन्स है, दोनों में चाइना काफी हद तक काफी आगे है. और जिसकी वजह से हमें ये भी देखने को मिला है कि जो भी उनके टेरिटोरियल क्लेम्स थे, जैसे कि साउथ चाइना सी, वहां पे भी उन्होंने काफी एग्रेसिव जो मूवमेंट्स है वो शो किए हैं. उन सब रीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइना के नेवल फोर्सेस को काउंटरएक्ट करने के लिए इन्होंने ओकस जो ग्रुप है वो फॉर्म किया है. अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स क्यों कन्वेंशनल सबमरीन्स को ज्यादा बेटर नहीं माना जाता? क्योंकि कन्वेंशनल सबमरीन्स इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है जितने कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं. और न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को काफी हार्ड है डिटेक्ट करना. और न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स काफी मंथ्स तक जो है वो पानी में सबमर्ज रह सकती हैं, जबकि कन्वेंशनल सबमरीन्स ज्यादा देर तक पानी में सबमर्ज नहीं रह सकते. ठीक है. एंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स कैन शूट मिसाइल्स एट लॉन्गर डिस्टेंस एंड कैन कैरी मोर हैवी मिसाइल्स देन कन्वेंशनल सबमरीन्स. सबसे पहले यूएस ने ना ये अपनी जो टेक्नोलॉजी है यूके के साथ शेयर की थी. अब 50 सालों के बाद यूएस जो है अपनी टेक्नोलॉजी किसी और के साथ शेयर कर रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया जो है इसके बाद 7th नेशन बन जाएगा इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स आफ्टर यूएस
यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया एंड रशिया। बट इसकी वजह से क्या हुआ, काफी ज्यादा जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि एशियन नेशंस जो हैं वो काफी ज्यादा कंसर्न हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स आएंगे तो इसकी वजह से एशियन नेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और न्यूजीलैंड ने तो क्लियरली मना कर दिया कि हमारे न्यूजीलैंड वाटर में आप अपनी सबमरीन्स को लेकर नहीं आ सकते। बट इसके विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने काफी पैसिफाई किया और ये कहा कि हम एशियन नेशंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बेसिकली उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो उनकी साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन ट्रीटी हो, चाहे उनकी ट्रीटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी हो, हम दोनों को सपोर्ट करेंगे, हम एशियन सेंट्रलिटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम उनके साथ कमिटेड रहेंगे, तो हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये ऑस्ट्रेलिया का कहना है। अब देखा जाए तो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई ये पार्टनरशिप, कोई नई पार्टनरशिप नहीं, सदियों से चलती आ रही है। इनफैक्ट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो दे फॉट एज एलाइज टुगेदर एंड यूएस ने अपनी न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी जो है यूके के साथ शेयर भी की थी और उनके प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ मर्ज कर दिया था 1943 में। तो ये कोई नई अलाइन नहीं है उनके बीच में देखने को मिली, ये काफी पुराना है। डिफेंस के पर्पस में तो काफी ज्यादा पुरानी इनके बीच में पार्टनरशिप हम देखने को मिलती है हमें। अब इनके बीच में एक और अलायंस है, फाइव आइज अलायंस, जिनमें हमारे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है वो आ जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है जो कि माना जाता है कि वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस अलायंस है ये। और ये अलायंस क्रिएट हुई थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1946 से 1991 के बीच में, जो कि किसके बीच में हुआ था, यूएस एंड सोवियत यूनियन के बीच में। और इस अलायंस के द्वारा इन्होंने अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर किया था एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया काफी टाइम से एक दूसरे के साथ डिफेंस के पर्पस में एक दूसरे में पार्टनरशिप जो है वो शेयर करते हैं। अब चाइना का यही है कि अब एक्चुअली इनको देखने को आ रहा है कि चाइना काफी सालों से ना, पहले तो ऑस्ट्रेलिया जो चाइना को सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए देखता था, कि कमर्शियल वे में देखता था, बट कभी भी डिफेंस पर्पस में, स्ट्रेटेजिक पर्पस में चाइना को कंसीडर करता ही नहीं था। बट अब काफी जैसे देखने को आ रहा है कि चाइना की जो नेवल फोर्सेस हैं, कोई भी सबमरीन्स हैं, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है, काफी बेटर है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफी मतलब उसका ये सोचना बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जब 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान की 3 सबमरीन्स ने जो है ऑस्ट्रेलिया की सिडनी हार्बर पे अटैक किया था, जिसपे इतना नुकसान तो नहीं हुआ था, बट हाँ हो सकता था और चाइना भी ऐसा कर सकता है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का पहले से तैयार होकर रहना वो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, 2017 और 2019 में तालिस्मान सेबर एक्सरसाइज जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने कंडक्ट की थी, वर टैग्ड बाय अ चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी and China also used the same type of vessel to monitor the multilateral rim of Pacific exercise in 2018। तो काफी ज्यादा हमें डेवलपमेंट्स जो हैं वो चाइना की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट पे काफी ज्यादा हावी हो सकते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया ने अभी से कोई उस पर स्टेप्स नहीं लिए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है काफी ज्यादा हद तक उसको काउंटरैक्ट करने के लिए ये स्टेप्स ले रहा है। नेक्स्ट ये है कि ये जो अलायंस है सिर्फ इसके पर्पस के लिए नहीं है, ये जो है फर्दर जो है इनमें फर्दर वर्ड यूज भी किया है, फर्दर जो है साइबर कैपेबिलिटीज भी इसमें कवर करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स भी ये इस अलायंस के अंदर जो है वो कवर करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा फ्यूल प्राइसेस को रिलेटेड है। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला है। इसमें यही है कि दिवाली पे जो है फ्यूल प्राइसेस जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस कर दिए हैं ₹5 एंड ₹10 पर लीटर के हिसाब से।
और इसकी वजह से यही हमें फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर जो भी कॉस्ट है किसी भी चीज़ को लेके वो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करती है, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे डिपेंड करती है। और देखा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ऑलमोस्ट मोर देन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इंडिया में, उन्होंने अपने जो वैट है वो भी फ्यूल प्रोडक्ट्स पे कम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा रिलीफ जो है वो कंज्यूमर्स को मिलेगा इसकी वजह से। और ये भी देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने ये कहा है कि एट द एंड ऑफ 2021 इट वुड एंड विथ अ गेन ऑफ अबाउट 70% इन फ्यूल प्राइसेस। सो मतलब कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे फ्यूल प्राइसेस फिर से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये कम है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने की वजह से जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स जो है कोई हम दूसरे पर्पस के लिए कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ों के लिए हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये जो है पर्पस जो है वो देखने को मिला, और काफ़ी ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन पर्पस के लिए भी हो सकता है इन्होंने ये फ्यूल प्राइसेस जो है कम किए हैं, जो कि हमारे प्रोस्पेक्टिव में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तो हॉर्टिकल्चर बेसिकली एग्रीकल्चर की ब्रांच है जो डील करती है फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ। हॉर्टिकल्चर एक लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, ठीक है, और इंडिया हमें पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और स्पाइसेस के केस में इट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। ठीक है, इंडिया जो है इट्स शेयर इन वर्ल्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन 12.6% उनका फ्रूट में शेयर करता है वर्ल्ड वाइड, एंड 14.0% जो है वो वेजिटेबल की प्रोडक्शन में इंडिया का शेयर आता है। अब प्रेजेंटली हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है दे ऑक्यूपाई 10% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री, विच प्रोड्यूस अबाउट 160 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में जो हॉर्टिकल्चर है वो काफी ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अदर। अब एरिया जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर में वो इंक्रीज हुआ है टू 25.49 मिलियन हेक्टर्स इन 2018 फ्रॉम 25.43 मिलियन हेक्टर्स इन 2017। और ये है हमारी स्टेट वाइज जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। यूपी का आप देख सकते हो 12.6%, वेस्ट बंगाल का 10.4%, मध्य प्रदेश का 8.5%। तो दिस आर द लाइक 3 स्टेट्स जो कि सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में आगे हैं। टर्म जो हॉर्टिकल्चर है ये डिराइव्ड हुई है फ्रॉम लैटिन वर्ड हॉर्टस विच मीन्स गार्डन एंड कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन। फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर इज एल.एच. बेले, एंड इंडियन हॉर्टिकल्चर के जो है वो एम.एच. मैरीघोड़ा है। अब हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारी आ जाते हैं पोमोलॉजी, मीन्स जो फ्रूट के साथ डील करेंगे, ऑर्लेरी कल्चर जो कि वेजिटेबल की प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के साथ डील करेंगे, अर्बोरी कल्चर जो कि हमारे इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स के साथ डील करेंगे, एंड ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ डील करेंगे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं इट कंप्राइज ऑफ 28% ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी के हिसाब से हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो 28% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए जो है वो लाई गई थी, और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये 2015 में जो है स्कीम लॉन्च हुई थी अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन कृषोन्नति योजना। और इसकी फंडिंग पैटर्न क्या है? फंडिंग पैटर्न है 60:40। 60 जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी, एंड 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेगी, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स।
नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए फंडिंग इज 90:10। 90% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, एंड 10% जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अभी की ये अनाउंस किया है कि वी विल इन्हांस एलोकेशन ऑफ ₹2250 crore फॉर द ईयर 2021-2022 फॉर दिस मिशन। एंड इसके अचीवमेंट में ये भी देखा गया है कि 2019-2020 में कंट्री रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ 320.77 मिलियन टन्स। तो ये जो स्कीम है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है अपने फर्स्ट फेज में। It has contributed significantly towards improving the quality of produce and productivity of farmland. एंड इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स भी हैं, जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो कि इम्प्लीमेंट की है स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 18 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो सारी स्टेट्स एंड सारी यूनियन टेरिटरीज में ये मिशन जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इम्प्लीमेंटेड नहीं है। देन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए अलग से है। देन एक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है जो कि जितनी भी स्कीम्स होंगी इस मिशन के अंदर वो सारे स्टेट्स और यूटीज में इम्प्लीमेंट करने का काम इस बोर्ड का होगा। देन कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड होगा जो कि कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स हैं कंट्री में, वहां पे वेरियस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे इस मिशन के अंडर। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर जो कि एस्टैब्लिश हुआ है नागालैंड में 2006-2007 में, जो कि नागालैंड में कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू ट्रेनिंग जो है फार्मर्स को और फील्ड फंक्शनरीज को प्रोवाइड करेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। सो चैलेंजेस क्या हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में फेस करने को मिलते हैं? एक तो फ्यूल कॉस्ट काफी ज्यादा है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी हो जाता है क्योंकि सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा गैप्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। हमारे पास स्किल्ड लेबर भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और पेस्ट और डिजीजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है हमें लॉस जो है वो देखने को मिलता है, एंड लैक ऑफ फाइनेंस ऑब्वियसली। ठीक है, तो दिस आर द चैलेंजेस जो कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को फेस करने को मिलते हैं। So these are the question for today. For today quote is, education is not the answer to the question. Education is the means to answer all the questions. So thank you. Bye bye.